बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें हमने वी हैव डिस्कस्ड 4 प्रॉपर्टीज। फोर्थ वाली एक बार रिव्यू करते हैं और उस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती थी ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस। ध्यान से देखिए, इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। कोई भी पॉइंट अगर कंडक्टर के अंदर है या ऑन द सरफेस है, देन पोटेंशियल इज सेम। ये प्रॉपर्टी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए नहीं है। जो पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर होंगे या उसके सरफेस पे होंगे, उनका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं, फिगर बना लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज प्रोवाइड करा, तो जो भी चार्ज है वो इसके सरफेस पे स्प्रेड होगा। अब इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। जो पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर है ए और बी, इनसाइड द कंडक्टर, और जो पॉइंट सरफेस पे है सी, इन सब पर पोटेंशियल बराबर होगा। पर ये चीज आप बाहर वालों के लिए नहीं कह सकते। अगर पॉइंट डी होता तो आप ये नहीं कह सकते थे ए बी सी और डी पर बराबर होगा। ए बी सी तक बराबर होगा, उसके बाद आगे जाने पर पोटेंशियल कम होने लगेगा। तो हमने एक ग्राफ भी बनाया था लास्ट टाइम। जो आपका सरफेस है वहां तक पोटेंशियल सेम है। आप ए से चलेंगे बी, बी से चलेंगे सी, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते तब तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद फिर वो कम होने लगता है। तो जो भी पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर हैं, इनसाइड, कहां तक? सरफेस तक। इनसाइड एंड ऑन द सरफेस दे हैव द सेम पोटेंशियल। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल देखिए इस पे कैसा है। न्यूमेरिकल में आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। पोटेंशियल का आप फॉर्मूला जानते हैं, यहां पर अप्लाई होता है KQ/R। देखो कैसे वो आपको कंफ्यूज करे। वो आपसे कहेगा एक कंडक्टर है, इसका रेडियस है, डिस्टेंस हमेशा R हमेशा सेंटर से नापा जाता है, इसका रेडियस है R0। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब वो आपसे कहेगा कि एक पॉइंट है C विच इज ऑन द सरफेस, और एक पॉइंट B अंदर ले लेते हैं। एक पॉइंट B यहां पर है, इसका डिस्टेंस उसने दे रखा है, लेट अस से इस डिस्टेंस को x बोलते हैं। तो अब वो आपसे कहता है बताओ पॉइंट C का पोटेंशियल कितना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C? कोई जना आपको से बताना चाहता है फॉर्मूला लगा के कि C पॉइंट का KQ/R0। हाँ, पोटेंशियल एट पॉइंट C हो जाएगा KQ/R0। KQ, पॉइंट C का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगा, तो KQ/R। परफेक्टली फाइन। अब अगर ये पूछा जाए आपसे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, तो बताइए B का पोटेंशियल कितना? सर KQ/R0। KQ/R0 सेम होगा। हाँ, ध्यान क्या देना था, बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं फॉर्मूला लगाना है KQ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, KQ/X बोल देते हैं। ये तो आपने प्रॉपर्टी वायलेट कर दी, B और C का पोटेंशियल ही अलग अलग हो गया। ग्राफ से देखिए, जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही अंदर वाले सारे पॉइंट्स पर। यानी अगर कभी आपको पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना हो, सब बच्चे बहुत ध्यान से एक बात सुने, अगर कभी आपको एक ऐसा पॉइंट दिया जाए जो कंडक्टर के अंदर हो, कहीं पर भी, यहां पर, यहां पर, यहां सेंटर पे भी पूछ ले, यहां कहीं भी, तो पोटेंशियल फॉर्मूले से मत निकालिएगा। अगर वो कहता है ये एक पॉइंट बी है, बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर द पॉइंट बी। उसके बजाय सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दीजिए, और जो सरफेस पे आएगा उसी को बी के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है ना। तो देखते हैं, सपोज करिए सरफेस की बात करें, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस?
हमारा सी पॉइंट सरफेस पे है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल है KQ/R। अब अगर मैं बी पे पूछूं, ए पे पूछूं, डी पे पूछूं, E, F, G, H कहीं पर भी पूछूं, डोंट वरी अबाउट कि उसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाना ही नहीं। ठीक है ना? इस बात को लिखते हैं, लिखिए कि अगर हमें अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द इनसाइड पॉइंट, देन डोंट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है ना? जानबूझ के पेपर में आपसे वो अंदर वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल पूछेगा। तो लिखिए, इफ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी इनसाइड पॉइंट, देन डोंट अप्लाई द फॉर्मूला KQ/R डायरेक्टली। इंस्टेड, सर पिछली क्लास में लिखवा दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। देन इंस्टेड फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस पॉइंट, देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस पॉइंट एंड इक्वेट इट। क्योंकि ग्राफ से भी देखिए, अंदर कोई भी पॉइंट हो, उसका पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस वाले का है। ठीक है ना? तो याद रखना, बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लगा देना KQ/R को, सरफेस पे भी लगा देना, पर अंदर वाले के लिए मत लगाना। अंदर वाले के लिए वही पोटेंशियल लगा देना जो सरफेस पे आया होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज भी करेंगे, 2 चीजें पूछेंगे आपसे, पोटेंशियल भी पूछेंगे और उसके साथ साथ उसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर अपने आप कर पाए हो, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास एक शेल है, इसका रेडियस है R0 = 2 मीटर। इस पे आपने चार्ज दिया हुआ, चार्ज है इस पे 10 कूलम। 3 पॉइंट्स मैं बना रहा हूं। पॉइंट ए, ये है 4 मीटर, ठीक है। पॉइंट बी ऑन द सरफेस, पॉइंट सी यहां, इसका डिस्टेंस 1 मीटर, और पॉइंट डी सेंटर पे ही। तो देखिए मैंने 4 पॉइंट्स बनाए, पॉइंट ए, बी, सी, डी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फाइंड आउट करना। ए पे, बी पे, सी पे और डी। देखिए किस तरीके से करेंगे हम, टेबल फॉर्म में हम कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो यू हैव टू फिल अप दिस टेबल। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, बी पे ई, बी, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है ना? तो ये ट्राई करिए, टेक 5 मिनट्स ऑफ टाइम और इसको बनाइए। आप जानते हैं शेल है, गॉस थ्योरम से आपने डेरिवेशन करी थी चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले। बाहर वाले पॉइंट के लिए KQ/R² होता था, पोटेंशियल के लिए KQ/R होता है। कहां अंदर बाहर कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा सोचो। दो मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर आई विल स्टार्ट आस्किंग। जिसका नाम कॉल आउट करेंगे अनम्यूट करिएगा और बताइएगा क्या आंसर है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज होती है, पोटेंशियल अलग चीज, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, दोनों का लॉजिक अलग है। कोई अगर बताना चाहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में बोलो, फिर उसको चांस देंगे। एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल ए के लिए पहले चैट बॉक्स में लिखिए आई वांट टू टेल, फिर उस जने को चांस देंगे। इफ समबडी वांट्स टू टेल कि ए के लिए कितना हो।
अविनाश बताना चाहोगे? कर पाए हो? फर्स्ट ए वाला करा है, ए वाला सबसे आसान है। यस सर। ए वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सर क्या KQ/16। हाँ बिल्कुल सिंपल, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है आपने, ठीक है ना, KQ/R², KQ/4 का स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल कैसे निकालोगे ये पे? सर फॉर्मूला लगा दें। KQ/4। हाँ KQ/4, ठीक है, वेरी गुड। तो ए पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सिंपल था। आउटसाइड पॉइंट है, कोई प्रॉपर्टी वायलेट होगी ही नहीं। पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट लगा दीजिए, KQ/R² और KQ/R, ठीक है ना। चलिए हेतल आप बताइए नेक्स्ट, पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बी के लिए KQ/2 स्क्वायर। KQ/2 अगेन कोई चिंता वाली बात नहीं है, पॉइंट बी सरफेस पे है, उसका डिस्टेंस 2 मीटर है, फॉर्मूला लगा दीजिए KQ/2। और पोटेंशियल कितना होगा वो भी बता दो। सर KQ/2। KQ/2। तो बाहर हो पॉइंट सिंपल, सरफेस पे हो पॉइंट सिंपल। अब अंदर जब आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट बताएं, पूछेंगे हम विधि चौहान। सी पॉइंट के लिए बच्चे आप बताएंगे। चलिए बताइए, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर KQ/2। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं पॉइंट सी पे। सर KQ/1 स्क्वायर। चलिए किसी और से सर 0 आ जाएगा। जीरो। सर अंदर अंदर 0 होती है। हाँ, तो अब हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे उसके लिए तो हम अपनी डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो अंदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इस पे कोई बच्चा पूछता है कि अंदर तो वही होना चाहिए था जो सरफेस पे होता था, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अंदर वाले पॉइंट पे तो वही होगा जो सरफेस पे होगा, तो जो सरफेस पे था वही वाला तो नहीं लगाया, अंदर 0 क्यों कर दिया? अभी प्रॉपर्टी इतनी देर से बोल रहे थे अंदर तो वही सर वो होगा। पोटेंशियल के लिए है। हाँ वो प्रॉपर्टी पोटेंशियल के लिए है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, और डी पॉइंट भी अंदर है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली 0। अब नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं प्रशांत से। प्रशांत अनम्यूट करिए और ये बताइए कि पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा? सर KQ/R स्क्वायर। सर KQ/R। आर कितना डालूंगा वही तो बताओ, पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है मुझे। सर 2 मीटर। KQ/, सर 2। हाँ पॉइंट सी पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो हम लिखेंगे KQ/2। हालांकि पॉइंट सी का डिस्टेंस 1 है, पॉइंट सी का सेंटर से डिस्टेंस 1 है, पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम KQ/1 नहीं लिखेंगे, हम KQ/2 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पॉइंट का होता है। तो बी हमारा सरफेस पॉइंट है, बी हमारा सरफेस पॉइंट। अंदर वाले पॉइंट के लिए, सी के लिए, डी के लिए, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल हम निकालेंगे नहीं, सीधा सीधा यही वाला पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। डी के लिए भी कुछ नहीं सोचना, KQ/2 यही वाला होगा। देखिए पॉइंट डी के लिए फॉर्मूला नहीं लगा देना, या पॉइंट सी के लिए KQ/1 मत लगा देना। तो इस टेबल को बनाओ और इसके साथ आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ लिख दो कि अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस का है, अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस का है। तो डायरेक्टली वही वाला रिजल्ट हमने यहीं पे लगाया। अगर ये क्वेश्चन आप खुद कर पाए, अगर ये आपने जो हमने करा आपने खुद अटेम्प्ट करा था, सही कर पाए हो, और पेज नंबर 40 पे एक सॉल्व एग्जांपल है, अगर वो आप खुद कर पाते हो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नहीं अगर कर पा रहे हो तो एक और बार देखो, कोशिश करो,
फिर क्लास के बाद अलग से डाउट्स में पूछना कि कौन सा पार्ट, या अभी चलो कोई एक पार्ट ऐसा है जो कोई बच्चा नहीं समझ पाया, बताइए कौन सा। सर हमने प्रॉपर्टी 3 में पढ़ा था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा। तो सर यहाँ पे तो बी वाला जो पॉइंट है सर वो तो सरफेस में लाई कर रही है, तो सर उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाई आर स्क्वायर क्यों किया सर? चलिए उनका क्वेश्चन भी आंसर कर देते हैं, बाकी बच्चों को समझ में आना चाहिए उसका क्वेश्चन क्या है। उसने जो क्वेश्चन पूछा उसने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट बी जो था, सुनिएगा क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है उसका, सब बच्चे सुनिएगा। पॉइंट बी जो है वो तो सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। मैं पॉइंट बी पे के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यों लगा दूं? पॉइंट बी तो सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एन कैप भी था इसमें। चलो एन कैप की तो बात यहाँ खैर नहीं कर रहे हम, पर हमने पढ़ा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, पर पॉइंट बी सरफेस पॉइंट था, सरफेस पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला ना लगा के मैंने तो अपना के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा दिया। कैन समबडी टेल मी? तो सिग्मा की वैल्यू डाल देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप सिग्मा को लिख दें क्यू बाय ए, सिग्मा को लिख दीजिए क्यू बाय ए। और कोई कहता है सिग्मा होता क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या था? चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा अब एरिया को, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, तो क्यू अपॉन एरिया को पुट कर दो। स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया तो जानते हो, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है? स्फीयर का रेडियस 2 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये बन गया के, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के क्यू बाय 2 का स्क्वायर, वही जो वहां पे लिखा था। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला था, पर ये फॉर्मूला आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर में ही रिड्यूस हो जाता है, तो देख के अलग सा लग रहा है ये, पर अगर आप शेल के लिए अप्लाई करेंगे, आप शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकालें या फिर आप अपना बेसिक के क्यू बाय आर स्क्वायर ही लगा दें, तो यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? तो सर ये वाला जो चीज होगा सर वो बस स्फीयर के लिए मतलब वैलिड होगा ना सर, बाकी शेप होंगे तो फिर तो हमें चार्ज नहीं लगा सकते हो। अगर कोई और शेप का कंडक्टर होता तो फिर ऑब्वियसली ये रिजल्ट लगता ही नहीं, ये रिजल्ट है ही आपके स्फीयर के ही रिजल्ट है। शीट चार्ज, लाइन चार्ज के रिजल्ट थोड़ी ना ये। चैप्टर 1 में जब हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था तो क्या शीट चार्ज का रिजल्ट था ये? नहीं। लाइन चार्ज का था? नहीं। डायपोल का था? नहीं। शेल के लिए थे ये रिजल्ट्स, शेल का ही क्वेश्चन है, तो शेल के लिए आप इस वाले की जगह ये वाला भी यूज कर सकते हो। ओके सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ और कंसर्न होगा तो क्लास के एंड में देखेंगे। हमारी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हम पढ़ेंगे आगे, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग नए पेज पे, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जैसे आप इंसुलेटर बोलते हैं जिसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, तो एक हो गया कंडक्टर और दूसरा हो गया इंसुलेटर। तो हम इंसुलेटर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। तो अब हमारा अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हम देखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर में कंडक्टर के बिहेवियर से क्या फर्क। कंडक्ट एक ही प्रॉपर्टी देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक के लिए 4-5 प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, और कैसे वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए, कंडक्टर का भी यहां बना लेते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक वाले को साथ साथ देख पाएंगे कि कंडक्टर से फर्क। ठीक है ना, कंडक्टर वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर रख दिया।
पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था। तो कंडक्टर की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर नहीं जाने देगा। कैसे नहीं जाने देगा, कैसे रोकेगा, कौन सा फिनोमेना होगा सबसे पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, इंडक्शन। इंडक्शन। इंडक्शन से क्या होगा, इस कंडक्टर में जो कि अभी न्यूट्रल है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाए। कंडक्टर में खासियत क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो अपने एटम से जुड़े हुए नहीं होते। ऐसा केस आया, इलेक्ट्रॉन फौरन अपने एटम को छोड़ के चला जाएगा। कौन सी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड आएंगे, तो राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, पहले ये इकट्ठा था, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा था, तो कंडक्टर न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये लोग अलग अलग हो गए। तो आपको ऐसा लग रहा है ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। हाँ, ये पहले भी कंडक्टर में, ये उस लोहे की चीज में पहले भी था, पर ये पहले इकट्ठा था तो आपको पता नहीं लग रहा था। अब चार्ज तो हर चीज में है, आपके बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पर वो इकट्ठे हैं तो आपका बॉडी न्यूट्रल लगता है। हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बिकॉज दे आर टुगेदर, तो हमें वो न्यूट्रल लगता है। पर इंडक्शन से क्या हुआ, अब वो अलग अलग हो है, तो अभी भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल, पर लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने पिछली बार बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इस नेगेटिव चार्ज को देखेंगी तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाए। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रास्ते में आ गया तो ये वहीं खत्म हो जाए। अब इसी चीज को मैं आज एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूं, अनदर मेथड। कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने कंडक्टर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से देखिएगा, इंडक्शन का फिनोमेना हुआ, चार्जेस अलग अलग हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब सुनिएगा, अब आप जानते हैं चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते। पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे थे, न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब ये लोग अलग अलग हो गए हैं, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। अब ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कहां से कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव। नाउ दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहां से कहां करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक नाम देंगे स्पेशल, दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि इंडक्शन से जो चार्जेस आए थे ना, ये चार्जेस जो आए थे मैंने नहीं दिए थे, ये चार्जेस इंडक्शन से आए थे। उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो बाहर से आ रहा था, ये जो बाहर से कोई आपने शीट रखी हुई होगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझिए स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। जब आपने कोई कंडक्टर रखा, इंडक्शन से उसके चार्जेस अलग अलग हो गए। अब एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव। अब वो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इंडक्शन से चार्जेस आए थे पॉजिटिव नेगेटिव, वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिगर में ध्यान से देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है, और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। मटेरियल के अंदर ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनसाइड द मटेरियल। एक वो जो बाहर से जा रहा था टुवर्ड्स द राइट, और एक वो जो इंड्यूस्ड चार्जेस ने प्रोड्यूस करा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखिए इन दोनों ने एक दूसरे को, ये वाली ब्लैक वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को कैंसिल कर, जिससे कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो। ठीक है ना? ऐसे ही ये इसको कुल मिला के अंदर का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार ये चीज भी हम स्टार मार्क करके ना एक बार बना लीजिए
जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका और है। और लिख लीजिए कंडक्टर का ये बना के फिगर कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर देता है, जिससे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब अगर आपका लोहे का कोई बॉक्स है, आप उसके अंदर जो मर्जी रख दो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड का असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। हम आज की क्लास में सीखना चाहेंगे कि अगर ये कंडक्टर की जगह डाइलेक्ट्रिक होता, यानी लोहे का बॉक्स ना होकर अब ये प्लास्टिक का बॉक्स होता, तो उसका बिहेवियर कैसे फर्क होता। ठीक है ना, बस यही एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक की, बाकी चारों नहीं पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक के लिए सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करता है। कंडक्टर का मैंने आपको समझा दिया कैसे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इंडक्शन हुआ, चार्जेस अलग अलग हो गए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, उन चार्जेस ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया, तो मटेरियल के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक है ना। अब देखते हैं अगर ये कंडक्टर की जगह डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या फर्क होता। तो ये फिगर में बने रहने दूंगा, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी। कोई कुछ कहना चाह रहा है, बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये दो टाइप सर के। ये इंड्यूस्ड के बारे में आपने पहले भी तो बताया था। फिर मतलब पहले बताया था तो नहीं समझ में आया। सर मतलब आपने अलग क्या बताया ये नहीं पता चला, ये तो पहले भी बताया था। बताओ, ये जो मैंने यहाँ बताया समझ में आई बात। यस सर। बस ठीक है, गुड। अब हम ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क होगा। अब ये था जो बताया, ये कंडक्टर था। अब मैं बताता हूं कि अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो क्या हो। तो डाइलेक्ट्रिक बनाते हैं हमें। डाइलेक्ट्रिक जो है दो टाइप के हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। पहले होते हैं हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पहले सुन लो फिर बना लेना आराम से। और दूसरे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। कोई कहता है क्या फर्क है। अब नॉन पोलर यानी पोल्स नहीं है, पोलर यानी पोल्स है। ये पोलर वर्ड आपका डाइपोल वर्ड से आता है। पोलर का मतलब वो डाइपोल है, नॉन पोलर यानी वो डाइपोल नहीं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो आपके पास एक बॉटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एक लिक्विड होता है। तो HCl का जो इसके अंदर अब लिक्विड भरा हुआ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे। वो मॉलिक्यूल जो होगा, जरा आप बता सकते हैं कि वो नॉन पोलर होगा या पोलर मॉलिक्यूल होगा। HCl कोई बता। पोलर पोलर होगा। सर पोलर होगा। प्लस होता है, Cl में नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। हल्का सा नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल को आप एक ओवल शेप में शो करेंगे, लाइक एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नहीं। तो अगर आपके कंटेनर में, आपकी बोतल में HCl है, तो उसको आप कैसे शो करोगे, ओवल शेप के मॉलिक्यूल्स बनाओगे। यू विल शो मॉलिक्यूल्स लाइक, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये ओवल शेप के होंगे। एक एंड इनका पॉजिटिव, एक एंड नहीं। कोई एक पॉजिटिव बना दो, क्योंकि मॉलिक्यूल में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दिस इज हाउ यू शो अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। दिस इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ध्यान से देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम ओवल शेप से शो करेंगे। वी विल शो इट इन ओवल शेप। कैसे भी बना दीजिए रैंडमली, पर ओवल शेप होनी चाहिए। ठीक है ना। एक एंड पॉजिटिव दिखाइए, एक एंड नेगेटिव। कोई भी एक एंड पॉजिटिव दिखा।
तो ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक है, कोई कहता है ये है क्या फिगर, आपके पास एक ये क्या फिगर है, देखो वही ये भी है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था बॉटल में, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स शो करेंगे। आपके पास पानी है, बॉटल में पानी भरा हुआ है, और वो पानी तो H2O मॉलिक्यूल्स तो होंगे, वो इतने छोटे हैं, हमें मॉलिक्यूल अलग से दिखते नहीं है कुछ ऐसे पड़े हुए, पर वो पूरा पानी जो लिक्विड है मॉलिक्यूल्स ही तो है वो। तो ऐसे ही कोई भी आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आप ओवल शेप से शो करें। अब नॉन पोलर देखते हैं। नॉन पोलर में ये वाला ले लीजिए, Cl2 क्लोरीन। Cl2 जो होगा जिसमें दोनों क्लोरीन है, Cl और Cl। अब इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसने अपनी तरफ खींचा हुआ है या उसने अपनी तरफ खींचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एग्जैक्टली बीच में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा है, न्यूट्रल हो रहा है, तो कोई डायपोल नहीं बन रहा, कोई पोल्स नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर। इसमें आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा ही, अलग अलग नहीं है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, HCl की तरह नहीं है कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस एटम को फिर ओवल नहीं बनाएंगे, इसको आप एक सर्कल की तरह शो करें, और पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा ही है। यहाँ पे देखो ओवल बनाया था, यहाँ आप उसको सर्कल की तरह बनाओ। तो नॉन पोलर अगर है, किसी कंटेनर में आपका नॉन पोलर लिक्विड भरा हुआ है, तो आप उसको सर्कल फॉर्म में शो करें, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होगा। ये देखिए, ठीक है ना, आप बनाइए। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स डायपोल नहीं है वो नॉन पोलर, और जिनके मॉलिक्यूल्स एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं वो पोलर। कैन समबडी टेल मी कि वाटर किस टाइप की कैटेगरी में जाएगा? डाइपोल। पोलर। पोलर या पोलर? पोलर पोलर सर H2 को ब्रेक करने के बाद H+ OH। मतलब अगर आप कंटेनर में आपके पास पानी है, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। तो ये तो दो डायपोल की तरह हो गया है, एक पानी के मॉलिक्यूल में दो डायपोल हो गया, एक तो ये डायपोल हो गया है। तो वाटर विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखते हैं इन लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखते हैं, क्या ये लोग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करवा पाते हैं। तो लेट अस नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम, लेट अस नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम, और देखेंगे इस पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, और ऐसे ही इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। अब जरा सोचिए इस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये आपके अब कंडक्टर की तरह नहीं है, कोई कहता है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा, जो कंडक्टर में हुआ था। नहीं, ये नहीं, डाइलेक्ट्रिक में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये चल के कहीं नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते ये नेगेटिव चल के यहाँ आ गया। ध्यान से सुनना, ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो नेगेटिव है ये चल के यहाँ आ जाए, चल नहीं सकते। वो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूल है, पूरा जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि एक Cl निकल के इधर चला गया, एक Cl निकल के उधर चला गया, बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगा। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वाले, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये वाले सारे जो नेगेटिव थे 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ आ गए, और जो सब पॉजिटिव थे वो आ। ऐसे कैसे बॉन्ड तोड़ दिया आपने बीच के, ये तो मॉलिक्यूल था, ये सब जुड़े हुए हैं, कोई चल के कहीं जा नहीं सकता। तो इस बार आपका कंडक्टर की तरह नहीं है कि अपना नेगेटिव इधर चला गया, पॉजिटिव उधर चला गया। तो थोड़ा सा सोचना है कि इस बार क्या होगा। ये वाला ज्यादा आसान है, ये वाला सोच सकते हो।
इसके मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल डायपोल की तरह हैं, इसके नेगेटिव चार्ज एक जगह सिमट जाएंगे। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक डायपोल की तरह हैं। और आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या हो? सर टॉर्क। सोचिए सब लोग। डाइपोल मोमेंट आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। पहले बच्चे ने आंसर कर ही दिया। जब आप डायपोल के ऊपर टॉर्क लगाते हैं, डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डायपोल पे टॉर्क लगता है। और टॉर्क लगने से क्या होता है? आगे बोलना था। अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। जाएंगे जब आप इस पे इलेक्ट्रिक रोटेट हो जाएगा। इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गोल घूमने लगेंगे और गोल घूमकर वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ये बात चैप्टर 1 में। डायपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला वो सब याद होना चाहिए आपको, पी साइन थीटा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ये चल के नहीं जा सकते, देखो डाइलेक्ट्रिक है, चल के नहीं जा सकते, पर वहीं रखे रखे गोल तो घूम सकते हैं। तो गोल घूम जाएंगे। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके साथ कि हुआ क्या? टॉर्क लगा। टॉर्क लगने से जो आपका डायपोल था वो रोटेट करा और रोटेट करके वो अलाइन हो गया। ठीक है ना? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे HCl होता या पानी होता, जब आप एक कंटेनर में आपके पास एक बोतल में पानी है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स गोल घूमेंगे और वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। टॉर्क लगेगा, डायपोल्स रोटेट करेंगे और अलाइन। कोई कहता है पर उससे फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करेगा नहीं करेगा? तो देखिए अलाइन होने से फर्क क्या पड़ा। चेक करो लेफ्ट सरफेस पे क्या कोई चार्ज आया है? हाँ, लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया। हर डायपोल का नेगेटिव अब इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी का पॉजिटिव था, किसी का नेगेटिव था, किसी का नेगेटिव था। पर जब ये अलाइन हो गए, अब ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सब डायपोल सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो सबका नेगेटिव इधर। तो जो आपका लेफ्ट सरफेस है, जो आपका लेफ्ट सरफेस है, आप कह सकते हैं उस पर थोड़ा सा, सारा नहीं, ये वाले नहीं आए, ये वाले डायपोल का नेगेटिव थोड़ी ना टूट के यहाँ आ जाएगा, पर ये वाले तो हैं एटलीस्ट। तो आप कह सकते हैं कि इन डायपोल्स की वजह से आपका जो लेफ्ट सरफेस है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। और इधर भी देखिए राइट सरफेस, सारा पॉजिटिव इस साइड दिख रहा है, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कुछ ये आपका कंडक्टर की तरह ही हो गया। कंडक्टर में भी लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव आ गया था, राइट सरफेस पे पॉजिटिव आ गया, पर वो इंडक्शन की वजह से हुआ। वहां नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो गए, यहाँ रीजन अलग है। यहाँ डायपोल्स का रोटेशन हुआ है, अलाइनमेंट हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया। इस फिनोमेना को इंडक्शन नहीं बोलेंगे, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो अब यहां सोचना था, यहां पे तो डायपोल रोटेट करेगा नहीं। यहां क्यों नहीं डायपोल रोटेट करेगा? क्योंकि डायपोल है ही नहीं, ये मॉलिक्यूल डायपोल की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, तो टॉर्क तो लगेगा ही नहीं। यहां पर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। कोई कहता है कैसे खिंच कैसे जाएगा? तो देखिए यहां समझा रहा हूं। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा होता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे
अब यहाँ टॉर्क वॉर्क की तो बारी नहीं आएगी क्योंकि डायपोल तो है ही नहीं जो रोटेट करे, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोर्स तो लगेगा। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, F = QE। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स तो लगाएगा। पॉजिटिव वाले पे फोर्स जो लगाएगा वो अपनी इन द डायरेक्शन लगाएगा और नेगेटिव वाले पे उल्टा लगाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल था जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे थे, पॉजिटिव पे आगे की तरफ फोर्स, नेगेटिव पे पीछे की तरफ फोर्स, मॉलिक्यूल खिंच जाएगा। कुछ ऐसे अज्यूम करिए, ये जो है ये पॉजिटिव है, ये जो है ये नेगेटिव है। पहले ये दोनों इकट्ठे रहते थे गोल, ये हमारा मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव को आगे की तरफ भेज दिया, नेगेटिव को पीछे की तरफ, तो आपका जो गोल मॉलिक्यूल था वो खिंच गया। जो आपका गोल मॉलिक्यूल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगने की वजह से अब वो ऐसा हो गया। देखो, उसका मॉलिक्यूल खिंच गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, पर कोई कहता है खिंच गया, पर अभी भी बॉन्ड तो बना हुआ है, टूटा नहीं है। ये नहीं कि इतना यहाँ करा कि एक इधर HCl या कोई मॉलिक्यूल था Cl, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, टूटा नहीं, वो जुड़ा हुआ है अभी भी। हमने एग्जांपल लिया था ना Cl और Cl का, ऐसा नहीं है कि एक Cl उधर तोड़ दिया, एक इधर तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, नहीं, खिंच गया है वो, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया है, पर है जुड़ा हुआ भी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खिंच जाएगा, उसका पॉजिटिव आगे की तरफ, नेगेटिव पीछे। तो वो मॉलिक्यूल जो पहले गोल था अब वो इस 8 शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शेप क्या होगी, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको समझ में आ जाए ये कहां से आ गया। कोई पूछते ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया यहाँ से, तो ये हर एक गोल मॉलिक्यूल खिंच चुका है, उसका पॉजिटिव आगे की तरफ चला गया है, नेगेटिव पीछे। तो यहाँ कोई रोटेशन, टॉर्क, डायपोल वाली बात नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे वो स्ट्रेच हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के उसके मॉलिक्यूल्स को, उनकी शेप बिगाड़ दी, उनको स्ट्रेच कर दी। जैसे यहाँ रोटेशन हुआ था, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड था रोटेट, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रेच। ठीक है ना, बना लो, बनाओ, आराम से बनाओ। बुक में सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली, पर क्लास में समझ लोगे ना, बुक में से इतना आसानी से समझ में नहीं आए। क्लास में समझने का काम कर लो, कुछ नहीं भी लिख पाए तो एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेज 41। पेज 41 पे बाद में, अभी साथ साथ मत देखा करो, बुक खोल के मत बैठा करो। जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, बुक से अभी नहीं पढ़ना, क्लास खत्म होने के बाद बुक से रीड करो। तो देखिए, इसमें मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो गए, इसमें मॉलिक्यूल्स रोटेट हो गए। कोई कहता है बस स्ट्रेच होने से फायदा क्या मिला हमें? फायदा ये मिला, अगर आप ध्यान दें, पहले इसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा, पर अब देखिए, अब इसका जो लेफ्ट सरफेस है उस पे नेगेटिव इफेक्ट आ गया है, वो हल्का सा नेगेटिवली चार्ज हो, और इसका जो राइट सरफेस है उस पे हल्का सा पॉजिटिव इफेक्ट आ गया है, इट हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। कोई कहते हैं तो नीचे वाले में भी हुआ था, देखो ये तो फिर सेम ही बात हो गई, नीचे वाले में भी तो यही हुआ था। डायपोल जब रोटेट करे थे, लेफ्ट नेगेटिव हो गया था, राइट पॉजिटिव हो गया था। यहाँ पे मॉलिक्यूल खिंच गया, लेफ्ट वाला नेगेटिव हो गया, राइट वाला पॉजिटिव हो गया। ये तो वही बात नहीं हो गई जो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हुई थी। क्या फर्क है, मैं बताओ फिर, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? शेप, नहीं शेप तो दिख तो रही नहीं हमें, शेप उससे हमें क्या लगता है? ये रोटेट नहीं होगा, रोटेट हो ना हो, फाइनल आउटकम बताओ ना। फाइनली इसमें लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज है, राइट पॉजिटिव है, इसमें भी तो वही हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क? बताए कोई जना, दोनों में आखिर फर्क क्या है?
दोनों में नॉन पोलर है, पोलर है। दोनों में फाइनल आउटकम सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंस। फाइनली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो जैसा ये दिखेगा ये भी वैसा ही दिखेगा। तो एक लाइन सुनिएगा, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर। फर्क पहले था उनमें, पहले देखने में अलग अलग लगते थे, पहले ये ओवल लगते थे, ये सर्कल शेप के लगते थे। पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पोलर नॉन पोलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इसी तरीके से हो जाते। लॉजिक क्या हुआ, यहाँ मैकेनिज्म हुआ होगा रोटेशन का, यहाँ मैकेनिज्म हुआ होगा स्ट्रेच होने, पर मैकेनिज्म जो भी हो फाइनली दोनों अब एक जैसे ही लग रहे। तो वेदर इट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों के अंदर ही पोलराइजेशन का फिनोमिना होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसमें भी होता है, इसमें स्ट्रेच होने से होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इसमें रोटेट होने से होता है। पर फाइनली अब मैं दोनों को अलग अलग नहीं बनाऊंगा, चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, अब जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसको हम एक ही शो करेंगे, क्योंकि बिहेवियर अब देखो दोनों का एक ही जैसा दिखे, ठीक है ना। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर देखिए कंडक्टर से कंपेयर भी हो जाएगा। ये जो ऊपर बना हुआ है ये कंडक्टर का है, और यहाँ जो अब हम बना रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक का है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है ये, कोई भी हो सकता है। कोई कहते हैं कौन सा डाइलेक्ट्रिक, तो इट कैन बी एनी, बिहेवियर दोनों का सेम ही होता है, दोनों का बस इंटरनल मैकेनिज्म अलग है। इसमें स्ट्रेचिंग का मैकेनिज्म है, इसमें रोटेशन का है, और फाइनली दोनों एक ही जैसे होंगे। दोनों में ही देख लीजिए ना, लेफ्ट नेगेटिव हो गया और राइट पॉजिटिव हो गया, तो दोनों एक ही जैसे हैं। तो चाहे कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, व्हाटएवर इट इज, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उसका लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और राइट सरफेस थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। मैं एक स्टेटमेंट, एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को ध्यान से सुनना, और अगर उस लाइन में कोई दिक्कत हो तो बता, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुन, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो उसका लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और राइट सरफेस पॉजिटिव चार्ज। चाहे वो पोलर रहा चाहे नॉन पोलर रहा, लेफ्ट वाले पे नेगेटिव आ जाएगा, राइट वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, जब उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जो लाइन मैंने बोली अब देखिए उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। दोनों में ही हो रहा है बिहेवियर, दोनों में ऐसा ही है, इसमें भी देखो, चाहे ये है इसमें भी देखो। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नॉट इंडक्शन बट कॉल्ड एज पोलराइजेशन। बताइए। सर जो पोलर में थी सर, उसमें तो हमने फिनोमेना पोलराइजेशन लिखा था, नॉन पोलर वाले में भी सेम ही होगा? हाँ, दोनों का नाम पोलराइजेशन है। फिनोमेना, फिनोमेना कहता है कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका लेफ्ट सरफेस नेगेटिव हो जाता है और राइट सरफेस पॉजिटिव हो जाता है। यानी अब उसमें पोल्स पैदा हो गए, एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ नेगेटिव। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ऐसा तो इंडक्टर, उसमें कंडक्टर में भी हुआ था। कंडक्टर में भी तो क्या हुआ था, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, नेगेटिव यहाँ आ गया था पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे भी हो। अब क्या होगा, अब ये जो चार्जेस आए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बाहर से लगा हुआ था उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा ऊपर वाली फिगर कंडक्टर की देखिए और डाइलेक्ट्रिक की देखिए।
कौन सा डाइलेक्ट्रिक है फर्क नहीं पड़ता, नॉन पोलर होगा तब भी यही होगा, पोलर होगा तब भी यही होगा। सर इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आपको सोचना है थोड़ा सा, ये नहीं कि मैं सब कुछ बोले जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, आप लोग सुने जा रहे हो। थोड़ा सा सोचो, डाइलेक्ट्रिक कि हमने दोनों डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया, पर फाइनली हमने देखा दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा था, तो अब मैंने पोलर नॉन पोलर बात हटा दी, मैं सिर्फ डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ। चाहे ये हो बिहेवियर ऐसा ही होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों में बिहेवियर सेम ही होता है, तो पोलर नॉन पोलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव आ चुका है, ध्यान से देखिए फिगर में, और राइट सरफेस पे पॉजिटिव आ चुका है। अब ये चार्जेस जो आए हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जा रहा था वो कहलाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बिल्कुल कंडक्टर के जैसा ही हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म बात, अंदर का जीरो हो जाएगा। बस यही फर्क है। इन अ डाइलेक्ट्रिक द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल एंड इट कैन नॉट कैंसिल आउट द एक्सटर्नल फील्ड। और कंडक्टर में लिखिए द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड। so will always cancel। अब फाइनल जो हमारा मेन कंक्लूजन है आज की क्लास का और पिछली क्लास का, वो ये है कि कंडक्टर में, सुनिएगा प्लीज, कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बाहर से, तो कंडक्टर में एक फिनोमिना हो जाता है कॉल्ड एज इंडक्शन। लेफ्ट सरफेस पे उसके इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो अपने अपने एटम को छोड़कर लेफ्ट सरफेस पे खिंच जाते। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, आगे बताएंगे भी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी जगह छोड़कर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये सब अपनी अपनी जगह छोड़कर लेफ्ट सरफेस पर आ गए, और राइट सरफेस हो गया पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होते हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड। और पढ़ो यहां पर, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will always be equal to the external field, so they will always cancel out। यानी रेड वाले फील्ड ने ब्लैक वाले फील्ड को कैंसिल कर दिया, जिससे कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो, और फिर वहां पॉजिटिव से फिर से शुरू हो गई, पर अंदर नहीं गई, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। डाइलेक्ट्रिक पर आते हैं। डाइलेक्ट्रिक को भी जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइलेक्ट्रिक को भी जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके अंदर इंडक्शन नहीं हुआ, उसके अंदर पोलराइजेशन। या तो उसके डायपोल्स रोटेट कर गए होंगे, ध्यान से सुनना, अगर वो पोलर रहा होता तो उसके डायपोल्स रोटेट कर गए होंगे, या वो नॉन पोलर रहा होता तो मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए होते। पर जो कुछ भी हुआ, स्ट्रेच हुआ, रोटेट हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेफ्ट सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया और राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज। इन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, the induced electric field is small and it cannot cancel out the external field। यानी इस बार ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले को कैंसिल नहीं कर पा रहा। पर
कैंसिल नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, कम तो कर देगा, क्योंकि ऑपोजिट है। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वो 100 है, जो इंड्यूस हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ई इंड्यूस्ड लेट अस से 75। कैंसिल नहीं कर सकता पर कम तो कर देगा। कितना आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं नाम दूंगा ई डाइलेक्ट्रिक, कितना आ जाएगा कोई बता सकता है? E external minus E 25 25. एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25। किस तरफ होगा ये 25, राइट या लेफ्ट? Right. राइट राइट में। पर अब सोचो, यहां पर सोचो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे कैसे। ऊपर तो कोई चिंता नहीं थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उड़ा दी सारी, यहां उड़ा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, यहां अंदर हमें खत्म नहीं करनी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, कुछ ना कुछ तो बचा है। तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि यहाँ पर कैसे करें? सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप दिखाएंगे। नहीं करें क्या, पहले तो ये रेड है और ये ब्लैक है, क्या करें? हम जितनी लाइनें बाहर बनी हुई थी उसके मुकाबले बनाए तो सही पर कम लाइनें बनाए। वी शुड नॉट शो 3 लाइंस। क्या करिए, इस रेड वाले ने ब्लैक वाले को कम करा है, खत्म नहीं करा है, तो ये मत कर देना कि मिटा ही दिया। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो गया है। क्यों खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर वाला जो था 100 और इंड्यूस्ड वाला था 70, तो खत्म नहीं कर पाया वो, तो बचा है अंदर। किस तरफ बचा है? टुवर्ड्स द राइट ही बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो मैं टुवर्ड्स द राइट ही शो करूं, पर अंदर नंबर ऑफ लाइंस कम शो कर दो, डोंट शो 3 लाइन। अब देखो बाहर 3 है, अंदर 1 ही कर दो, चाहे अंदर 2 कर दो। अब ये फर्क देखो, बाहर 3 है, 3 लाइनें इसके सरफेस पे आई और अंदर 2 ही। कोई कहता है अंदर कम क्यों है, वो अभी समझाया मैंने। इंड्यूस्ड चार्जेस जो थे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, उसने इसको कम कर दिया। तो यू विल ड्रॉ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और वो डायरेक्शन ध्यान रखिएगा टुवर्ड्स द राइट ही होगी, ठीक है ना? क्योंकि एक्सटर्नल वाला और ये इंड्यूस्ड वाला उसको कम करेगा, पर डायरेक्शन ये थोड़ा है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगी। ध्यान से समझिए, यहाँ पे डायरेक्शन जो आएगी 25 की, वो टुवर्ड्स द राइट ही तो आएगी। तो कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कम का मतलब ये नहीं कि ये वाला कम कर दो, कुछ बच्चे ये वाला कम कर देते, वो ऐसे छोटी लाइनें बनाते, नहीं ये गलत है। उसकी लाइन पूरी रहेगी, लेंथ उतनी रहेगी, पर उनके बीच में ये वाली स्पेसिंग बढ़ा। ये बाहर के मुकाबले अब फर्क देख, बाहर जो था और अंदर जो है उसमें फर्क देखा। अंदर 1 लाइन कम कर दी या 2 लाइनें कम कर, ठीक है ना? तो ड्रॉ द फिगर, वो वाली में मत चेंज करना, उसके साथ बना लेना एक और, कि अंदर जो है, और लिख लो कि अंदर हमने बाहर के मुकाबले लाइनें कम शो कर। और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ई डाइलेक्ट्रिक। ई डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट इनसाइड द, या रिमेनिंग इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिमेनिंग इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम करवा के जो बचा, दिस जो अंदर बचा, दिस इज ई डाइलेक्ट्रिक। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन के, जहां पर के जो है इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अभी समझा देते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी करा देते हैं। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ठीक है ना। बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था 200 वोल्ट पर मीटर। बता सकते हैं अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा? तो 200/4 50, यानी अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा 50 बचे। कोई कहता है कैसे 200 था 50 कैसे हो गया? क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस आए होंगे उन्होंने कुछ उल्टा प्रोड्यूस करा होगा, तो वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, 200 से कम कर देता है और फिर 50 बचता है। तो कितना बचा होगा उसका फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। कंडक्टर होता तो कितना बचेगा, कोई पूछता है वहां तो फॉर्मूला बताया नहीं। 0। यहाँ बता रहे हो फॉर्मूला कि अंदर कितना बचेगा, यहाँ तो बताया ही नहीं। तो ये फॉर्मूला वहां पे भी लगा सकते हैं। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ई कंडक्टर, वहां पे भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई एक्सटर्नल बाय के। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है उसके लिए भी आप ये लिख सकते हो। तो लिख लो ई कंडक्टर इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाय के। क्या डाउट आ गया इसमें अब ये देख के? सर इसमें ई कंडक्टर ही 0 हो जाएगा। कोई कहता है यहाँ क्यों फॉर्मूला बता दिया, यहाँ तो अंदर बचता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ई कंडक्टर का फॉर्मूले की क्या जरूरत है? ऐसा कोई फॉर्मूला हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर तो बचता ही नहीं है, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं नहीं बचता, पर वो चाह रहा था कि मैं ये फॉर्मूला कंडक्टर के लिए भी लगा के दूं। अगर मैं कंडक्टर के लिए लगाता हूं, पर कंडक्टर के लिए तो ये 0 आना चाहिए, दिस शुड कम आउट टू बी 0। तो वो क्या कहता है, वो एक लाइन बोलता है, वो कहता है ऐसा करो, ये डिफाइन कर दो कि जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये चीज अगर मैं डिफाइन कर दूं, अगर मैं एक लाइन लिख दूं, मार्जिन में लिख दो एक लाइन, फॉर ऑल कंडक्टर्स we define that the dielectric constant will be infinite। अब आप ये वाला फॉर्मूला कंडक्टर के लिए भी लगा सकते हो, लगा के देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अंदर। 200 था बाहर, डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, बाहर का 200 था, अब बताना है अंदर कितना बचेगा। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, कंडक्टर के अंदर कितना बचेगा, तो 200 बाय इंफिनिटी कितना बचेगा, 0 बचेगा। सर 0। वैसे तो जबरदस्ती है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ही याद कर लो कि 0 बचता है। जबरदस्ती फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में के को इनफाइनाइट डालो, वहां से 0 ही आएगा। ये तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली याद कर लो कि कंडक्टर के लिए 0 ही बचता है, तो कंडक्टर के लिए फॉर्मूला लगाओ ही मत। और उसने बोला हुआ है, उसने आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर फॉर्मूला लगा भी दे तो कंडक्टर के लिए सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए हम डिफाइन कर देते हैं कि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। तो कोई भी कंडक्टर आप जैसे इनफाइनाइट डालेंगे, बाहर जितना मर्जी हो, 100, 200, 1 मिलियन, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल हैव टू बी 0, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप फॉर्मूले से निकाल, पर इसमें बेटर है याद कर लो, कंडक्टर में कितना बचता है, 0 बचता है। डाइलेक्ट्रिक में कितना बचता है, ई एक्सटर्नल बाय के बचता है। चलो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट होता है फॉर्मूले याद रखिएगा। हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है 500 वोल्ट पर मीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी शीट से प्रोड्यूस करवाया गया होगा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा है, दिस इज अ कंडक्टर, और इसी के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो आपको
पैटर्न ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा हो जाता है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न अब कैसा दिखेगा और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यू हैव टू टेल मी। ये बहुत आसान है। कंडक्टर में इंडक्शन होगा, चार्जेस आएंगे, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा पूरा खत्म कर देगा। तो अंदर कितना होगा, अंदर होगा ही। लाइनें यहीं खत्म कर दीजिए और फिर यहाँ से फिर से शुरू। सर के है कितना डाइलेक्ट्रिक के लिए? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए के कितना है, तो इसका के मैं आपको दे देता हूँ 5। कंडक्टर के लिए तो जरूरत ही नहीं है बताने की, फॉर्मूला मत लगाओ, सीधा ही सीधा अंदर का खत्म कर दो। अब यहां डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ बचेगा, 3 लाइनें आ रही हैं बाहर से, ऐसा नहीं कर देना कि अंदर का खत्म कर दो, अंदर की 3 की जगह कम कर दीजिए। लेट अस नॉट ड्रॉ 3 लाइंस इनसाइड, लेट अस ड्रॉ जस्ट 1। बाहर 3 ही रहने दीजिए, अंदर 1 ही लाइन। एक्सटर्नल वाला हमारा कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल वाला 500 है, और यहां अंदर कितना होगा, ई डाइलेक्ट्रिक, कैन समबडी टेल मी ई डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? 100 500/5 यानी 100 वोल्ट पर मीटर। बाहर देखो हर जगह 500 था, पर अंदर 100 बच रहा है, खत्म नहीं हो पाया। डाइलेक्ट्रिक बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म नहीं कर पाया, उसको कम कर दिया पर खत्म नहीं कर, कंडक्टर ने उसको खत्म कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर्स के लिए अप्लाई। क्वेश्चन पेपर में वो कैसे देगा, वो कहता है एक मेटल के बॉक्स है, मेटल का डब्बा है, और एक प्लास्टिक का डब्बा है, कौन से बॉक्स में रखी हुई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगी? तो आंसर विल बी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर रखी हुई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात आप लोगों को? बना लीजिए, अभी डाउट्स भी देखेंगे और आगे का आपको शेड्यूल भी बना बताएंगे, इसको ड्रॉ कर लीजिए।